Hello friends, welcome to Make My Exam. I am Dr. Vipin and today we will discuss the topic judiciary system in India. जुडिशरी जो है हमारी कंट्री में, इसकी जो हायरार्की है जुडिशरी की वो कैसे है? वन इज़ द सुप्रीम कोर्ट, वन इज़ द हाई कोर्ट एंड अदर वन इज़ द सबऑर्डिनेट कोर्ट. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ये हमारी इंडिया लेवल पे रिप्रेजेंट करेगी, ये हमारी स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर. क्लियर? कहने को सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको. अब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं ये हमारी दो टाइप की होती हैं. वन इज़ द सिविल कोर्ट एंड अदर वन इज़ द क्रिमिनल कोर्ट. जो सिविल कोर्ट का जज होता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज और क्रिमिनल कोर्ट के जज को हम कहते हैं इट्स सेशन जज. क्लियर? लेकिन हमारे एग्ज़ाम के लिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज जस्ट हमें हायरार्की पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट देन हाई कोर्ट देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है? जो हमारी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ये हमारे स्टेट लेवल के नीचे यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स में आती हैं. डिस्ट्रिक्ट में आगे दो डिवाइडेड हैं, सिविल एंड क्रिमिनल. सिविल कोर्ट के जज को हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, क्रिमिनल कोर्ट के जज को कहते हैं हम सेशन जज. अब हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के बारे में डील करेंगे. तो द नेक्स्ट हेडिंग इज सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिया लेवल पे रिप्रेजेंट कर रही है हमें, हमारी कंट्री लेवल पे. और इसमें हमें पता है कि जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जजेस वगैरह के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनकी रिटायरमेंट एज के ऊपर, क्वालिफिकेशन के ऊपर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग पहले क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई. फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था इस्टेब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773. क्लियर? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हुआ था. उसके बाद हमारा 1774 में एग्जैक्ट ईयर में हमारी सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई. वो हुई कहाँ पे? कोलकाता में. क्लियर? बट इसके बाद 1774 के बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई एज ए फेडरल कोर्ट. फेडरल कोर्ट इन फेडरल कोर्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. और ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बाद 35 के एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई है 28 जन 1950. एग्ज़ाम में दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पहले हमारी इस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट की कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में, ईयर 1774 और एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773. एंड उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारी ये 28 जन 1950 को ये कहाँ पे बनी थी? हमारी न्यू दिल्ली में. तो जो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट बनी है वो कब बनी है? 28 जन 1950 न्यू दिल्ली. वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अब हम इसमें लिखेंगे इसकी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन और जजेस के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट कोर्ट है सबसे. एंड आफ्टर दैट अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए हमें? क्वालिफिकेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है सिटीजन ऑफ इंडिया,
द नेक्स्ट वन इज द एज। लेकिन हमने पहले सभी लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि जितनी भी किसी भी मतलब लोकसभा राज्यसभा बनने के मेंबर बनने के लिए, किसी का भी मेंबर बनने के लिए एज प्रिस्क्राइब होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई भी एज प्रिस्क्राइब नहीं है। नो एज प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? एंड आफ्टर दैट और इनके और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? 10 years एक्सपीरियंस एज ए एडवोकेट। वो हाई कोर्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको एज ए एडवोकेट 10 साल का, एंड साथ के साथ 5 year एक्सपीरियंस ऑफ हाई कोर्ट जज। 5 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए हाई कोर्ट जज, एंड साथ के साथ एमिनेंट ज्यूरिस्ट। अच्छा ज्यूरिस्ट होना चाहिए इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर? इसमें हमारी क्वालिफिकेशन में हम दोबारा देखते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, एज कोई इसमें प्रिस्क्राइब नहीं है, डिस्क्राइब नहीं की गई यहाँ पे, और 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एडवोकेट का, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसको हाई कोर्ट जज का, और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। क्योंकि इनको अपॉइंट कौन करते हैं? हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट। एंड ओथ, शपथ कौन दिलाता है? अगेन प्रेसिडेंट। क्लियर? अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने रिजाइन करना हो, रेजिग्नेशन, अगेन ये देते हैं प्रेसिडेंट को। तो हमारे प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिगार्डिंग सेम क्वेश्चन क्या बनते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। शपथ कौन दिलाएंगे? ओथ कौन दिलाएंगे? प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसको देंगे? अगेन प्रेसिडेंट। अब इसके बाद क्वालिफिकेशन के बाद हम देखते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितने होते हैं। सो द टोटल जजेस आर 31 जजेस होते हैं। ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। 31 में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? 30 एंड 1। 30 तो हमारे नॉर्मल जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एंड जो एक होता है इनमें सबसे सीनियर मोस्ट होता है, सीनियर मोस्ट जज। इस सीनियर मोस्ट जज को हम क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर? ठीक है। तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा, ये सीनियर मोस्ट एज में है, ठीक है। जो सीनियर मोस्ट एज में होगा उसको आपका कंट्री का हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया जाएगा। और ये इन 31 को अपॉइंट कौन करते हैं? अगेन प्रेसिडेंट। शपथ कौन दिलाएंगे? अगेन प्रेसिडेंट। अगर इन्होंने किसी ने रेजिग्नेशन देना हो तो अगेन प्रेसिडेंट। क्लियर? तो हमने अभी इनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं कि अगर इनको हटाना हो, इम्पीच करना हो तो कैसे किया जाता है। बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं इनको हटाने का जो प्रोसीजर है वो अगेन हमारे पार्लियामेंट में ही स्टार्ट होता है। पार्लियामेंट में स्टार्ट होगा इम्पीचमेंट का प्रोसीजर। अब पार्लियामेंट में कैसे स्टार्ट होगा? अगेन लोकसभा या राज्यसभा से। अगेन जैसे हमने वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की बात करी थी कि वो लोकसभा राज्यसभा से बिल पास होंगे, एंड देन आफ्टर दैट प्रेसिडेंट के बाद जाएगा और उसको इम्पीच कर दिया जाता है। इसमें ऐसे ही है, अगेन लोकसभा या राज्यसभा से बिल पास होगा, प्रेसिडेंट साइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअली लोकसभा से कौन सी मेजोरिटी चाहिए? अगेन स्पेशल मेजोरिटी। यहाँ से भी स्पेशल मेजोरिटी। अलग अलग स्पेशल लोकसभा से मेजोरिटी एंड राज्यसभा से भी स्पेशल मेजोरिटी। अगेन प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए और ये बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया जाता है। क्लियर? एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके जो इम्पीचमेंट है
इम्पीचमेंट का प्रोसीजर तो हमने पढ़ लिया है कि हाँ ये कैसे होगा, लेकिन इम्पीचमेंट का एक रीज़न होता है। इनमें जो रीज़न है वो रीज़न सिर्फ दो डिस्क्राइब किए गए हैं। अगर वो मिसबिहेव करें, मिसबिहेवियर किसके साथ? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। एंड द सेकेंड इज द इनकैपेसिटी, मतलब अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिसबिहेव करें एंड उनके वो इनकैपेबल हों कि हाँ वो आगे काम नहीं कर सकते, और या फिर हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो उनकी गिवन है उनसे अधिक पावर यूज़ कर ली है उन्होंने, या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने अपने विश से कोई कानून लागू कर दिया है जो उनकी पावर्स में नहीं आता, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग वो काम नहीं हो रहा, तो उनको हटा दिया जाता है। हमने यहाँ पे अभी रीज़न डिस्कस किए हैं, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अब इम्पीचमेंट कर लिया, क्वालिफिकेशन कर लिया हमने। अब नेक्स्ट इज द इनकी रिटायरमेंट एज क्या है। जो इनकी रिटायरमेंट एज है डेट इज 65, यानी कि 65 एज के बाद ये सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रह पाएंगे। क्लियर? अब हम इसमें डिस्कस करेंगे थोड़े से स्टैटिक पार्ट, लाइक फॉर एग्जांपल कि ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल वगैरह क्या हैं, कौन से पार्ट में गिवन है, एंड द फर्दर इज उनकी पावर्स क्या हैं, यूरिसडिक्शन क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट है जो हमारी आर्टिकल 124 से लेके 147 तक गिवन है। एंड द सेकेंड थिंग इज कौन से पार्ट में गिवन है, द पार्ट इज पार्ट 5th। एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को हम कह देते हैं कस्टडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कस्टडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर देखा जाए हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के हमारे 3 ऑर्गन्स हैं। वन इज द लेजिस्लेचर, एंड द सेकेंड वन इज द एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड वन इज द जुडिशरी। अब हमें पता है जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? मेकिंग लॉ, इट मेक्स अ लॉज। ठीक है, और हमारी कंट्री में कानून कौन बनाता है? अगेन पार्लियामेंट। ठीक है, और पार्लियामेंट का मतलब हमें पता ही है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों मिलके हमारी कंट्री की पार्लियामेंट बनाते हैं। कहने का मतलब जो भी कानून बनेगा वो इनकी हेल्प से ही बनेगा। द सेकेंड इज द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो इन कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट द लॉ। अब इम्प्लीमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट के साइन के बिना तो कानून हो ही नहीं सकता इम्प्लीमेंट। एंड द सेकेंड वन इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ अदर मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, जब भी कानून लागू करते हैं वो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो या तो लोकसभा में होंगे या फिर राज्यसभा में होंगे, एंड प्रेसिडेंट अगेन यहाँ पे कॉमन है। तो इसका मतलब जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है ये दोनों एक जैसे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इन्होंने कुछ गलत कानून पास करना हुआ, अगर इनकी मेजॉरिटी है तो ये कानून पास कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हमें कौन बचाएगा? जुडिशरी। क्यों? क्योंकि जुडिशरी जो हमारी कंट्री में है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? ये किसी से पूछ के काम नहीं करेगी, जो इन्होंने चीज़ इंप्लीमेंट कर दी वो सीधा लागू हो जानी है। एंड अगर इन्होंने कुछ गलत कानून पास किया, एट द एंड हमें कौन बचाएगा? जुडिशरी। जुडिशरी, इसीलिए हम जुडिशरी को क्या कह देते हैं? द कस्टडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? अभी इसको हम दोबारा से डील कर लेते हैं। गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है? कानून बनाना। कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं इस कानून को। और इंप्लीमेंट करने के लिए साइनिंग अथॉरिटी क्या है? हमारी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किससे पूछ के काम करते हैं? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन आते हैं? प्राइम मिनिस्टर प्लस और उसके साथ जो भी मिनिस्टर्स होते हैं। एंड अगर देखा जाए प्रेसिडेंट यहाँ पे कॉमन है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे बैठेंगे। अगर सपोज करो किसी गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है तो ये कुछ भी कानून पास कर सकते हैं। अगर
हमारे लोगों को पसंद ना आया वो कानून, तो उस केस में हमारी जो जुडिशरी है वो इस चीज़ को बचाएगी। क्यों? द जुडिशरी इज़ द इंडिपेंडेंट एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कस्टडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? अब हम जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम कहेंगे यूरिसडिक्शन। यूरिसडिक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूरिसडिक्शन में हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं, यूरिसडिक्शन हमारी सुप्रीम कोर्ट तीन चार टाइप की देती है। वन इज द ओरिजिनल यूरिसडिक्शन, सेकंड इज एपिलिएट, थर्ड वन इज एडवाइजरी, फोर्थ वन इज जुडिशियल रिव्यू। क्लियर? एंड the last one is the writ jurisdiction। ठीक है? अब यूरिसडिक्शन में हमने बात करी है ओरिजिनल, रिट जुरिसडिक्शन, एपिलिएट, एडवाइजरी एंड जुडिशियल रिव्यू। अब इसमें क्या है? ओरिजिनल का मतलब है मेन, इनका मेन काम क्या है सुप्रीम कोर्ट का? इनका मेन काम है डिस्प्यूट हैंडल करना, हैंडल द डिस्प्यूट्स। अब ये हैंडल करते हैं डिस्प्यूट्स किसके? अगेन आपके जितने भी स्टेट्स हैं, अगर स्टेट का किसी यूनियन टेरिटरी के साथ कुछ पंगा हो जाए, और कह सकते हैं स्टेट और स्टेट का, ठीक है? अगर इनमें कोई भी डिस्प्यूट होता है वो कौन हैंडल करेगा? सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगी। वो किस पावर के अंडर करेगी? ओरिजिनल यूरिसडिक्शन के अंडर। क्लियर? एंड द सेकंड वन इज अ रिट यूरिसडिक्शन। रिट यूरिसडिक्शन का मतलब है, अगर सपोज करो कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो जाएं, इफ वायलेट, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकते हैं, ओनली इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? तो ये आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट डाल सकते हैं। क्लियर? एंड द थर्ड वन इज द एपिलिएट। एपिलिएट में एक वर्ड आ रहा है हमारा अपील। तो अपील करने का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। क्लियर? ठीक है? कहने का मतलब जैसे हमने डिस्कस किया था, स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले, देन उसके बाद हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज द एडवाइजरी। एडवाइजरी का मतलब क्या है कि ये एडवाइस देगी। एडवाइस किसको देगी? ये प्रेसिडेंट को। अगर नेसेसरी है, अगर प्रेसिडेंट को ज़रूरत है किसी से एडवाइस लेने की, तो प्रेसिडेंट किससे एडवाइस लेंगे? सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेंगे। लेकिन जो ये एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, इट इज़ नॉट बाइंडिंग, इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। क्लियर? ठीक है? एंड द लास्ट वन इज द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि सपोज करो कि आपने कोई पहले जजमेंट दे रखी है, कोई जो लॉ है वो लागू कर रखा है, कोई एक्ट आ रखा है, या जजमेंट कह सकते हैं हम इसको। अगर लॉ है या कोई जजमेंट पहले ऑलरेडी दे रखी है, तो टाइम टू टाइम जुडिशरी है वो उसको रिव्यू भी कर सकती है और उस चीज़ को वो चेंज भी कर सकती है। इस जो इम्प्लीमेंट हो चुका है एक्ट और जजमेंट जो आ चुकी है उसको वो चेंज कर सकती है अगर उसको लगे। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू। क्लियर? तो दोबारा से इसको चीज़ को देख लेते हैं। जुरिस्डिक्शन जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज द ओरिजिनल। ओरिजिनल का काम क्या है कि वो हमारे जो केस होते हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, वो हैंडल करती है। वो किस में? स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट में। क्लियर? एंड द सेकंड वन इज द रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन में मतलब क्या है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाते हैं तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम सुप्रीम कोर्ट में सीधा रिट डाल सकते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द एपिलिएट। एपिलिएट का मतलब है दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। हम सीधा तो नहीं जा सकते, ऐसे जाएंगे लाइक जैसे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करी है, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बन जाता है? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। द नेक्स्ट वन इज द एडवाइजरी। एडवाइजरी में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एडवाइस दे सकती है किसको? प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट को लगे तो मुझे एडवाइस लेनी चाहिए तो किससे लेगी? सुप्रीम कोर्ट से, बट इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज द जुडिशियल रिव्यू।
जुडिशियल रिव्यू क्या है? अगर सपोज करो कि कोई एक्ट लागू हो चुका है, कोई जजमेंट आ चुकी है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि उसने वो चेंज करनी है तो वो कर सकता है, और अगर वो चेंज कर रहे हैं तो जहाँ रिव्यू कर रहे हैं उस पावर को, उस यूरिसडिक्शन को क्या बोलते हैं हम? जुडिशियल रिव्यू। क्लियर? ठीक है। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस किया है, अब इसके बाद हम हाई कोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडिया लेवल पे रिप्रेजेंट कर रही है, कंट्री लेवल पे रिप्रेजेंट करती है, तो जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट हमारी स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो एपेक्स लेवल है हमारे जुडिशरी सिस्टम में, दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट, एंड जो स्टेट लेवल पे एपेक्स कोर्ट है दैट इज़ हमारी हाई कोर्ट। क्लियर? अब हाई कोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स की, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनेशन लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट कब बनी थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग, एंड उसके बाद 1935 के अकॉर्डिंग, और जो इन न्यू दिल्ली में आई वो 28 जैन 1950 को आई। तो हाई कोर्ट्स का ओरिजिनेशन कैसे हुआ? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग हमारी 3 जगह के ऊपर कोर्ट्स बनी। वन इज द कैलकाटा, देन बॉम्बे, देन मद्रास। क्लियर? ठीक है। अगेन ये जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट है, ये एक्ट है 1861 का, इसके अकॉर्डिंग 3 जगह के ऊपर हमारी कोर्ट्स बनी है, लेकिन इन कोर्ट्स को एग्जैक्ट कौन सी ईयर में बनी थी? 1862 में। क्लियर? एंड कई बार इसमें ना एग्जाम में ये क्वेश्चन देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन नहीं आती, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फर्स्ट हाई कोर्ट, देन इसके बाद जो हमारी हाई कोर्ट्स बनी थी 1866, दैट इज द इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्लियर? ठीक है। और जो हमारी द लास्ट हाई कोर्ट दैट इज इन 2013, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। क्लियर? 2013 में हमारी लास्ट 3 हाई कोर्ट्स इकट्ठी बनी थी, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, और इसके अकॉर्डिंग हमारी इंडिया में टोटल हाई कोर्ट्स कितनी हो गई थी? 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। क्लियर? ठीक है। ये तो है हमारा ओरिजिनेशन, जो हमारी हाई कोर्ट्स कैसी कैसे बनी है। अगेन हमें पता है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो सिटिंग है, बैठते कहाँ पे हैं? दैट इज़ इन दिल्ली, और हमारी दिल्ली में ही एक हाई कोर्ट है। तो कहने का मतलब हमारी एक ऐसी स्टेट जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है, दैट इज़ दिल्ली, और दिल्ली में हाई कोर्ट कब बनी थी? 1966। कहने का मतलब 1966 के बाद हमारी दिल्ली में हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों ही प्रेजेंट थी। क्लियर? ठीक है। तो ये तो हाँ है हमारा ओरिजिनेशन के बारे में कि कैसे जो है हमारा हाई कोर्ट कैसे इंडिया में बने थे। अब हम इसके बारे में लिखेंगे क्वालिफिकेशन, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, ठीक है, और इम्पीचमेंट प्रोसीजर, उनकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, इस तरीके से। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारा एक्ट अमेंडमेंट हुई थी, दैट इज द 7th अमेंडमेंट। 7th अमेंडमेंट हुई थी, दिस इज इन 1956। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग बोला गया था कि अगर कोई 2 स्टेट्स हैं, ठीक है, या फिर और स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी है, इनकी एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकती है, मे बी इट्स पॉसिबिलिटी, ठीक है, और कॉमन हाई कोर्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में कौन कौन सी कॉमन हाई कोर्ट्स हैं? लाइक फॉर एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट किस किस की कॉमन है? पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। क्लियर? ठीक है। और कौन सी कॉमन हाई कोर्ट है हमारी? इट्स मुंबई, मुंबई हाई कोर्ट, ठीक है। ये किस किस में कॉमन है? इसको एक शॉर्टकट से तो नहीं, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड गोवा
महाराष्ट्र। क्लियर, ठीक है। एंड वन इज द केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट किस में कॉमन है? वन इज द केरला एंड लक्षद्वीप, एंड वन इज द चेन्नई, चेन्नई हाई कोर्ट। चेन्नई हाई कोर्ट किस में कॉमन है? वन इज द तमिलनाडु एंड नेक्स्ट वन इज द पुडुचेरी। गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट किस में कॉमन है? मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। क्लियर। एंड वन इज द हैदराबाद हाई कोर्ट। ये अभी हमारी लेटेस्ट तेलंगाना स्टेट बनी थी, उनमें है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। एंड द लास्ट वन इज द कोलकाता हाई कोर्ट। ये किस में कॉमन है? कैलकाटा एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो ये किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग बनी हुई है? हमारी 7th अमेंडमेंट 1956, जिसमें हमने बात करी है कि 2 स्टेट्स और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकती है, वो ये है हमारी कॉमन हाई कोर्ट्स। क्लियर। अब हम इसमें क्वालिफिकेशंस और इम्पीचमेंट प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट का हमने लिखा है कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया, अगेन इसमें भी सेम कॉमन है हमारी सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड उसमें हमने लिखा था कि एज कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, तो सेम इज इन द केस ऑफ हाई कोर्ट जज क्वालिफिकेशन। तो हाई कोर्ट का जज के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? द फर्स्ट इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड एज, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई एज मतलब डिस्क्राइब नहीं थी, तो यहाँ पे भी कोई एज नहीं है इनकी। एंड द नेक्स्ट वन इज हमने सुप्रीम कोर्ट में लिखा था कि उसको 5 साल हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे तो वो होगा ही नहीं, बाकी चीज़ सेम ही है कि 10 years एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एडवोकेट। क्लियर, एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का। अगेन लास्ट वन इज द सेम, एमिनेंट यूरिस्ट। क्लियर, मतलब वो अच्छा एक यूरिस्ट होना चाहिए इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर। एंड अगेन इसको अपॉइंट कौन करते हैं? अपॉइंटेड बाय, दिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। क्लियर, लेकिन इनको ओथ, शपथ कौन दिलाते हैं? गवर्नर ऑफ द स्टेट। क्लियर। और अगर इन्होंने रिजाइन देना हो, रेजिग्नेशन, तो ये कॉमन ही है, हमारे प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे। ठीक है। और अगर इम्पीच करना हो, रिमूवल करना हो, इम्पीचमेंट, तो सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, लाइक लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होगा, देन वो जाएगा आपके प्रेसिडेंट के पास। कहने का मतलब इनको रिमूव करने का प्रोसीजर हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा, दैट इज इन पार्लियामेंट। क्लियर। अगेन इम्पीचमेंट के मतलब उनकी इम्पीचमेंट किस रीजन से हो सकती है? द सेम एज द सुप्रीम कोर्ट जज, लाइक वन इज द इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर विद कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज द रिटायरमेंट एज, दैट इज 62। क्लियर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये तो बनता है रिटायरमेंट एज वाला, ठीक है, तो ध्यान रखना हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज है 62, और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की हमने लिखा था, सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट जज है, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज की
रिटायरमेंट एज है दैट इज 65। कहने का मतलब जो रिटायरमेंट एज है 62, यहाँ से कोई पर्सन, जहाँ से कोई आपका हाई कोर्ट का जज रिटायर होके वो कहाँ पे जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, जो जनरली जाते हैं। क्लियर। अब हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट कैसे उनको अपॉइंट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस स्टेट के गवर्नर से, गवर्नर ऑफ द स्टेट, तो उनको अपॉइंट किया जाता है। इन सबसे कंसल्ट करके करेंगे तो हमारे प्रेसिडेंट ही, लेकिन कंसल्ट किसके साथ करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ। क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज द पावर्स यूरिसडिक्शन, द सेम इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसे हमने डिस्कस किया है वैसे ही सेम है आपके हाई कोर्ट की पावर्स, बस जस्ट माइन्यूट सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, जो हमारी रिट यूरिसडिक्शन की अब हमने बात करी थी, रिट यूरिसडिक्शन, अब हम हाई कोर्ट में रिट्स डाल सकते हैं किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हम रिट्स डाल सकते हैं इन किस केस में, ओनली इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट वायलेशन प्लस अगर हमारे ऑर्डिनरी राइट्स भी छीन लिए जाएं हमसे, ऑर्डिनरी राइट्स इन्फ्रिंज्ड, अगर आपके जो ऑर्डिनरी लीगल राइट, सॉरी लीगल राइट अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाएं और हमारे लीगल राइट्स इन्फ्रिंज्ड हो जाएं, कहने का मतलब जैसे हमने कहते हैं कि किसी के पेपर कहीं पे लीक हो गया है और उसने रिट डाल दिया है, एक्चुअली क्या है कि वो आपके लीगल राइट्स हैं, तो आप उसमें कोर्ट में रिट डाल सकते हो। इसका मतलब जो रिट पावर है वो हमारी हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा है, मैक्सिमम पावर है इन के एज कम्पेरेटिव टू सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिट डाल सकती है ओनली इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट वायलेशन, लेकिन हाई कोर्ट में हम कैसे डाल सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स वायलेशन एंड ऑर्डिनरी राइट्स इन्फ्रिंज अगर हो जाए हमारे। क्लियर। तो फ्रेंड्स अभी हमने जो डिस्कस किया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा आपका। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर and please subscribe our channel. Thank you very much.